अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास की इब्तिदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, हमारा चैप्टर टाइटल है डाइजेशन। इसमें अभी तक हम डाइजेस्टिव सिस्टम में मुख्तलिफ पार्ट्स में डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम में मुख्तलिफ पार्ट्स में डाइजेशन के साथ साथ मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स के बारे में भी पढ़ा है। अगर आप लोग रिकॉल करें तो जब हम डाइजेशन इन स्टमक पढ़ रहे थे तो मैंने इसके साथ दो डिसऑर्डर्स का जिक्र किया था और डिटेल में जितना आपका लेवल है उतना ही डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया है। डिस्पेप्सिया और गैस्ट्रिक अल्सर या स्टमक अल्सर। ड्यूडेनम में डाइजेशन के साथ अगर आप लोगों को याद हो तो फूड पॉइजनिंग के बारे में आप लोगों को पढ़ाया। इसी तरह बेटा इसी चैप्टर में मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स और भी दिए हैं जिनमें ईटिंग रेगुलेशन रिस्पॉन्सेज और ईटिंग डिसऑर्डर्स है। बेटा ये टॉपिक ज़रा मैं बैकग्राउंड में पढ़ाता हूँ ताकि बुक में जो एनोरेक्सिया नर्वोसा और ब्यूलिमिया नर्वोसा के बारे में पढ़ाया है उसकी सही समझ आ जाए, आसानी से समझ आ जाए और ये दोनों डिसऑर्डर्स आप पिक कर लें। बेटा, खुराक के खाने के लिहाज से दो किस्म के रिस्पॉन्सेज हैं। एक एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज है और एक मेल एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज है या इल एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज है। मेल एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज जिस तरह आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, मेल बेड को कहते हैं, यानी इम्प्रॉपर रिस्पॉन्सेज। तो एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज हेल्थी रिस्पॉन्सेज होते हैं बेटा। ये हमारी बॉडी के हेल्थ और सेहत के उसूलों के मुताबिक होती है। ये बिहेवियर हमारा उसूलों के मुताबिक होता है और मेल एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज बिहेवियर हमारा उसूलों के मुताबिक, हेल्थ प्रिंसिपल्स और रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक नहीं होता। लिहाजा कॉमन पॉइंट है बेटा और कॉमन सेंस की बात है कि जो रिस्पॉन्स हमारा, जो बिहेवियर हमारा, जो रिएक्शन हमारा खुराक को उसूलों के मुताबिक है उससे बॉडी बनती है। और बेटा जो मेल एडेप्टिव उसूलों के ख़िलाफ़ होता है उससे बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां बनती है। तो एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज में बेटा बैलेंस्ड ईटिंग है, पैटर्न्स है, यानी वो तरीके जिससे हम बॉडी की ज़रूरियात के मुताबिक कैलोरीज लेते हैं या खुराक खाते हैं। तो जाहिर है बेटा जब हम ज़रूरत के मुताबिक कैलोरीज लेते हैं तो इसमें इसकी वजह से नॉर्मल ग्रोथ होती है। तो बॉडीली भी हेल्दी होती है जिसे बायोलॉजिकल हेल्थ कहते हैं, यानी ब्रेन के अलावा। और ब्रेन और माइंड भी हेल्दी होता है, इसे साइकोलॉजिकल हेल्थ कहते हैं। और बेटा जब हम बायोलॉजिकली भी हेल्दी हो और साइकोलॉजिकली भी हेल्दी हो तो हम जहाँ रहते हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं और जिस कल्चर का हिस्सा होते हैं, जिन रस्म व रिवाज को हम फॉलो करते हैं, तो फिर हमारे वो रस्म व रिवाज भी और सोसाइटी में हमारा लेन देन भी हेल्दी होता है। तो इसे सोशल कल्चरल हेल्थ कहते हैं। तो एडेप्टिव ईटिंग रिस्पॉन्सेस के साथ जहाँ बेटा बॉडीली और साइकोलॉजिकल हेल्थ होती है उसके साथ साथ फिर हमारा सोसाइटी में रिस्पॉन्स और लेन देन और मामलात भी नॉर्मल होते हैं। और बेटा जब हम ज़रूरत के मुताबिक और हेल्थ के उसूलों के मुताबिक खाते हैं तो फिर बेटा हमारी बॉडी की ग्रोथ भी नॉर्मल होती है, जिसकी वजह से बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगले टॉपिक में भी आ रहा है। फिर बेटा हमारी बॉडी वेट ये हमारे मेडिकल इंडेक्स के मुताबिक होती है। मेडिकल में बेटा बॉडी मास इंडेक्स का मतलब ये है कि एक इंसान की हाइट के मुताबिक उसकी वेट हो। अगर बेटा बॉडी हाइट के मुताबिक वेट है तो इसे बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक वेट कहते हैं। अगर इससे ज़्यादा है तो इसमें दो किस्म की बीमारियां हैं। एक को ओवरवेट कहते हैं और दूसरे को ओबेसिटी कहते हैं, ये इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। और बेटा अगर इससे कम हो तो इसे लोअर वेट या अंडर वेट कहते हैं और ये भी बीमारी है। तो मेल एडेप्टिव रिस्पॉन्सेस के साथ बेटा बीमारियां बनती है और एडेप्टिव रिस्पॉन्सेस के साथ हम हेल्दी होते हैं। तो एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज में खुराक में बेटा बैलेंस ईटिंग पैटर्न्स है, एप्रोप्रिएट कैलोरिक इंटेक है और हेल्दी बॉडी वेट है। और इसके साथ साथ ओकेजनल ओवर ईटिंग है और स्किपिंग मील्स है। ये ओकेजनल ओवर ईटिंग और स्किपिंग जो होती है ये बेटा या तो स्ट्रेस की वजह से हो जाती है
और या इमोशंस की वजह से हो जाती है। और मेल एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज में फ्रीक्वेंट बिंज ईटिंग है। बेटा डायग्राम में बिंज ईटिंग दिया भी है मैंने, आप लोग नीचे देख सकते हैं। ये मैंने एक ह्यूमन फेस दिया है, माउथ खुला है और इसके साथ बहुत ज़्यादा खुराक इसके साथ शो किया है, यानी ये बंदा खा रहा है। तो बेटा कम टाइम में बहुत ज़्यादा खाना और बहुत बड़े बड़े लुक में लेना और वो बड़े बड़े बाइट्स लेना, इसे बिंज ईटिंग कहते हैं। तो इसमें जाहिर है, अगर आप लोग को याद हो, फिर चीविंग नहीं होती या चीविंग बहुत कम होती है। तो पहले भी बताया था कि जो लोग बड़े बड़े बोलस लेते हैं या लुक में लेते हैं या बाइट्स लेते हैं और बहुत कम चीव करते हैं, इसे बिंज ईटिंग कहते हैं। इस तो स्टूडेंट्स, जो लोग बिंज ईटिंग करते हैं या हद से ज़्यादा फास्टिंग करते हैं या बेटा लेट नाइट ईटिंग करते हैं, डिस्पेप्सिया में भी बताया था और पढ़ाया था, या बेटा सेवियर डाइटिंग करते हैं, ये सारे मेल एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज हैं। तो इसके साथ फिर बेटा डिसऑर्डर्स होते हैं, एनोरेक्सिया, ब्यूलिमिया, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, नाइट ईटिंग सिंड्रोम्स, ये बीमारियां बेटा हो जाती हैं। तो हमारा तो एक्चुअली टॉपिक है एनोरेक्सिया और ब्यूलिमिया नर्वोसा, लेकिन इसके साथ साथ बैकग्राउंड में ये एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज और मेल एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज भी पढ़ाए, क्योंकि ये इसका हिस्सा है और इसके साथ फिर बहुत आसानी से आप लोग इंशाल्लाह समझ लेंगे और पिक कर लेंगे। और अगर पेपर में भी आ जाए तो आप इंतहाई अच्छे बैकग्राउंड के साथ, बेस के साथ इंशाल्लाह लिख सकेंगे और रेफर कर सकेंगे। ईटिंग डिसऑर्डर्स बेटा पूरी जिंदगी में हो सकती है और होती है। ब्यूलिमिया नर्वोसा या एनोरेक्सिया नर्वोसा, अगरचे यंग एजेस में इसका बॉडी पर जो असरात होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, वाजे होते हैं और ग्रास लेवल पर होते हैं। इस वजह से इसको हाई रिस्क डिसऑर्डर्स कहते हैं। ये बेटा यंग एज में, टीन एजेस में फीमेल्स में कॉमन होती है। दो के मेल में भी रिपोर्ट हुए हैं और होती हैं, लेकिन परसेंटेज के लिहाज से, प्रेवलेंस के लिहाज से, अक्रेंस के लिहाज से फीमेल्स में ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको बॉडी शेप और बॉडी वेट के बारे में प्री ऑक्यूपेशन होती है, बड़े यानी सेंसिटिव होते हैं इस केस में। और इसके साथ साथ बेटा जिन लोगों को ऑलरेडी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, वरीज हो, होपलेसनेस हो, एंजाइटी, वरीज, होपलेसनेस, डिप्रेशन या ड्रग एडिक्शन हो, कुछ नशावर अशिया या दवाइयाँ इस्तेमाल करते हो, तो इनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स होते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स में बेटा एनोरेक्सिया नर्वोसा है, ब्यूलिमिया नर्वोसा है और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स है। साथ साथ बेटा ये भी बता दो, और पहले भी इस पर बात हुई है कि एक हमारी बॉडी में एक बीमारी की वजह से दूसरी बीमारी भी हो सकती है। तो बेटा अगर आप लोग इस डायग्राम पर सही गौर से नज़र रखें और इसको देखें, तो बेटा ब्यूलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ओबेसिटी और बिंज ईटिंग ये ओवरलैप्ड है, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। एक की वजह से दूसरी बीमारी भी हो सकती है। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह इस प्रीवियस स्लाइड में आप लोगों को पढ़ाया कि एक इंसान में दोनों बीमारियां भी हो सकती हैं, यानी ब्यूलिमिया नर्वोसा के भी साइन सिम्टम्स होंगे और एनोरेक्सिया नर्वोसा के भी साइन सिम्टम्स होंगे, या ब्यूलिमिया नर्वोसा और ओबेसिटी के साइन सिम्टम्स कॉमन होंगे, या ओबेसिटी और बिंज ईटिंग के साइन सिम्टम्स कॉमन होंगे। बेटा नेक्स्ट हमारा जो इसी टॉपिक में सब टॉपिक है या टाइटल है एनोरेक्सिया नर्वोसा। Anorexia nervosa is an eating disorder manifested when a person refuses to eat an adequate amount of food. बेटा ये वो बीमारी है जब एक इंसान साइकोलॉजिकली, क्योंकि अगर आप लोगों को इनटेक के दौरान, इंजेक्शन के दौरान याद हो, मैंने बताया था कि हम खुराक खाते हैं कुछ स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में। तो अगर साइकोलॉजिकली हम रेडी नहीं होते और खुराक को रिफ्यूज़ कर ले, तो फिर खाना खाना अच्छा नहीं लगता। तो बेटा यहाँ भी वही बात दोहराई गई है कि ये वो ईटिंग डिसऑर्डर है जो हो जाती है उस वक़्त जब एक इंसान खुराक से इनकार कर ले, खाना खाने से इनकार कर ले, और या बहुत कम खुराक खाए, ज़रूरत से बहुत ज़्यादा कम, बॉडी नीड्स से बहुत ज़्यादा कम। तो फिर बेटा ये अपनी बॉडी वेट को unable to maintain the minimal weight for person's body mass index. Body mass index
हाइट और एज के मुताबिक जो बॉडी वेट होती है, जो ज़रूरी है बेटा नॉर्मल सर्वाइवल के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो मेंटेन नहीं कर सकते। तो इस बीमारी को बेटा एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। तो अगर आप लोग लुक दे दें, इसमें नर्वोसा वर्ड आया है। और उधर भी बेटा बताया है कि अगर कोई साइकोलॉजिकली खुराक को रिफ्यूज़ कर ले, यानी इंसान साइकोलॉजिकली जहनी तौर पर तैयार ना हो कि वो खा ले, या बहुत ज़रूरत से बहुत कम खाए, और फिर इसी वजह से इस पर परसिस्टेंटली जब ये बंदा इस प्रैक्टिस में हो, ये काम करे, तो फिर बेटा इसकी वजह से अक्सर बॉडी वेट में बहुत कमी आ जाती है, क्योंकि बॉडी ग्रोथ नहीं करती। बता चुका हूँ पहले भी कि बॉडी को इनपुट दोगे तो तब ये आउटपुट देती है। तो जब बेटा इनपुट नहीं देते या इनपुट बहुत कम देते हो तो आउटपुट भी बहुत कम या आउटपुट नहीं होता, बंदा बीमार होता है। तो इस बीमारी को एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। इस बीमारी में बेटा साथ साथ बॉडी शेप बहुत चेंज हो जाती है, क्योंकि साफ जाहिर है, पहले भी बताया कि टीन एजेस में ये ग्रोथ एज है बेटा, टीन एज ग्रोथ एज है, इसमें बॉडी ग्रोथ करती है। तो अगर बॉडी को इनपुट सही मिल रही हो तो आउटपुट भी सही होगी। तो इस वजह से बॉडी शेप डिस्टॉर्ट होती है या बॉडी इमेज डिस्टॉर्ट होती है। और साथ साथ शेप के बारे में कुछ इरेशनल बिलीव्स होते हैं बेटा, इन लोगों के कुछ इरेशनल बिलीव्स होते हैं कि बॉडी शेप ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, यानी उनका कोई रैशनल लेवल नहीं होता। और साथ साथ ये 24 घंटे साइकोलॉजिकली ये डर रहती है इन लोगों को कि कहीं मैं ओवरवेट ना हो जाऊं और या ओबीस ना हो जाऊं। इन लोगों में बेटा लिखा है कि बॉडी वेट में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, 15% बिलो एक्सपेक्टेड मिनिमल नॉर्मल वेट फॉर एज एंड हाइट, यानी बॉडी मास इंडेक्स में जो कम से कम वैल्यू है उससे भी 15% ये कम होते हैं। और अगर कोई फीमेल है, फीमेल को ये मसला हो, एनोरेक्सिया नर्वोसा हो, तो इवन इतनी कमज़ोरी हो जाती है, इतनी बॉडी डिस्टॉर्टेड होती है, इतनी बॉडी डिशेप होती है, कमज़ोर होती है, वीक होती है, एनीमिक होती है, कि इवन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है एडल्ट फीमेल में, ये भी बेटा रुक जाते हैं। और इनका यानी रिपीट होना, रिसाइक्लिक होना भी बंद हो जाता है। और ये लोग बेटा दूसरी निशानी इनमें ये होती है कि यूज डेनियल एज देयर कोपिंग मैकेनिज्म। डेनियल बेटा साइकोलॉजी में डिनाइंग टेक्टिक्स को कहते हैं, रिफ्यूजल को, यानी ये लोग साइकोलॉजिकली इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करते, यानी डिनाई करते हैं कि हम बीमार नहीं हैं, हम हेल्दी हैं। कोपिंग मैकेनिज्म, ये बेटा इस तरीके से सर्वाइवल करते हैं, इन हालात के साथ एडजस्टमेंट इस तरह करते हैं कि ये साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट नहीं करते कि हम बीमार हैं। डिनाइंग टैक्टिक्स, रिफ्यूजल टैक्टिक्स होते हैं, मतलब साइकोलॉजिकल बीमार डिजीज है ना, नफ्सियाती बीमारी है, या सिरे से जहनी तौर पर ये बात एक्सेप्ट नहीं करते कि बीमार है। Many anorexia nervosa patients recover within 5 years, but for some, this can be chronic illness. बेटा अगर इन टाइम पता चल जाए और इनके ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो फिर बेटा ये 5 इयर्स में रिकवर हो सकते हैं। और कुछ में ये बहुत क्रॉनिक, ये बहुत कम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ये बीमारी। बेटा जिस तरह स्टार्ट में पढ़ा है कि या तो खुराक खाते नहीं है या बहुत कम खाते हैं, तो 200 कैलोरीज पर डे, ये तो बेटा इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी और 60 ट्रिलियन सेल्स बॉडी के लिए ये तो बहुत कम है ये खुराक या कैलोरीज। इस वजह से फिर ग्रोथ नहीं होती किसी भी सिस्टम का। बॉडी में कोई भी सिस्टम आप ले रहे, वो डिस्टॉर्ट होगा, वो डिजीज होगा, वो एबनॉर्मल होगा, वो अंडर डेवलप होगा, क्योंकि उसको एनर्जी की ज़रूरत है और एनर्जी ये लोग लेते नहीं हैं। और मैनी आर प्रीऑक्युपाइड बाय फूड एंड आर एम्प्लॉयड इन द फूड इंडस्ट्री। और कभी कभार ऐसा हो जाता है, आप लोगों ने नोट किया है, जो लोग किचन में काम करते हैं, कि जब भी वो खुराक तैयार कर लेते हैं तो चूंकि हमारे जो स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं वो सेचुरेट होते हैं, तो इस वजह से खुराक खाना उस वक्त लाइक नहीं करते। तो बेटा जो लोग इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयज होते हैं, फूड इंडस्ट्रीज में,
चूंकि उनके रिसेप्टर्स सेचुरेट होते हैं, तो इस वजह से फिर वो खुराक साइकोलॉजिकली प्री ऑक्युपाई होते हैं, यानी खुराक अच्छी नहीं लगती। ये रिसेप्टर का प्रॉब्लम होता है, रिसेप्टर सेचुरेटेड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो डिसऑर्डर है, इसमें एक्चुअली बॉडीली भी डिसऑर्डर है, बॉडीली डिसऑर्डर भी है और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है। इस वजह से फिर इसमें अक्सर डॉक्टर्स जो होते हैं वो बेटा पहले इनकी साइकोलॉजी को ट्रीट करते हैं, नफ्सियाती इलाज देते हैं, और फिर उसके बाद बॉडी में जो कमी आई होती है उसके लिए सप्लीमेंट्स और ड्रग्स फिर प्रिस्क्राइब करते हैं और देते हैं। तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए या थेरेपी के लिए मोस्टली बेटा मेडिटेशन, जो प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज है, ये लिखवाते हैं। इसको टाइकी भी कहते हैं और मेडिटेशन भी इसे कहते हैं, योगा भी इसे कहते हैं बेटा, इसी ट्रीटमेंट को या इसी एक्सरसाइज को। जब ये साइकोलॉजिकली इस काबिल हो जाते हैं कि ये अपनी बॉडी पे एम्फेसाइज कर सकते हैं, अपनी बॉडी पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, तो ये अपनी बॉडी की अहमियत समझ लेते हैं और फिर इसके बाद अपनी बॉडी की केयर शुरू कर लेते हैं, हेल्थ केयरिंग हो जाते हैं। तो इस वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्रीट देम साइकोलॉजिकली देन बॉडीली। इस वजह से इतना टाइम भी इसमें लग जाता है बेटा। बॉडीली डिजीजेस लाइक हमें कोल्ड अटैक हो जाए या मलेरिया हो जाए या कोई और टाइफाइड हो जाए तो वो तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये बेटा जो साइकोलॉजिकल डिजीज होती है ये टाइम टेकिंग होती है और साथ साथ टाइम कंज्यूमिंग फैक्टर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस वजह से ये लोग ट्रीटेबल है, थेराप्यूटेबल है बेटा, लेकिन ये है कि अगर इन टाइम पता चल जाए और ये डेनियल टैक्टिक्स इनके अंडरस्टैंड की जाए इन टाइम, यानी इन लोगों को सेंस किया जाए, फैमिली वाले इनको सेंस कर ले कि इनको बीमारी है, प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ बेटा ब्यूलिमिया नर्वोसा ये भी एक ईटिंग डिसऑर्डर है और मेल एडेप्टिव ईटिंग रिस्पॉन्स की वजह से ये बीमारी हो जाती है। Bulimia nervosa is an eating disorder characterized by episodes of binge eating. ये बेटा binge eating करते हैं time and again, consuming a lot of food quickly followed by compensatory behavior. इसमें बेटा मसला ये होता है कि ये पीरियडिकली परसिस्टेंटली binge eating करते हैं, खुराक खा तो लेते हैं लेकिन फिर इसके बाद कंपेंसेटरी बिहेवियर शो करते हैं। कैसे? या तो बेटा वोमिटिंग करते हैं या पर्जिंग करते हैं। पर्जिंग बेटा एक मेडिकल टर्म है। जो लोग ऐसे ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं जो डायरिया को इंड्यूस कर ले, स्टिमुलेट कर ले बॉडी में, उन ड्रग्स को परगेटिव्स कहते हैं और परगेटिव्स के इस्तेमाल को पर्जिंग कहते हैं या पर्गिंग कहते हैं। तो बेटा ये लोग खा तो लेते हैं, ये भी बीमारी भी ज़्यादातर टीनेजर्स को होती है, मोस्टली फीमेल्स को, रेयरली मेल्स को भी, कि खा तो लेते हैं और एडेप्टिव ईटिंग भी नहीं होती, मेल एडेप्टिव ईटिंग होती है, बींज ईटिंग करते हैं। खा तो लेते हैं लेकिन फिर उसके बाद उसको बेटा डाइजेस्ट होने नहीं देते, या वो मेट कर लेते हैं और या पर्च कर लेते हैं, यानी डायरिया इंड्यूस कर लेते हैं, बॉडी का हिस्सा बनने नहीं देते। तो जाहिर है बेटा जब टीन एजेस हो तो ग्रोइंग एज है, जब इनपुट बॉडी को नहीं देते तो आउटपुट कैसे बॉडी दे दे। तो इस वजह से इस बीमारी में भी हर सिस्टम अफेक्टेड होता है बॉडी का, हर सिस्टम डिजीज होता है, अंडर डेवलप होता है, एनीमिक होता है, एनर्जी की कमी होती है हर सिस्टम के पास, और ग्रोथ के लिए तो एनर्जी की ज़रूरत है। पीपल हु आर ब्यूलिमिक, वो लोग जिनको ये बीमारी हो जाती है उनको ब्यूलिमिक्स कहते हैं। ऑफन फील अ लेक ऑफ कंट्रोल ओवर देयर ईटिंग। बेटा चूंकि साइकोलॉजी, इसमें भी साइकोलॉजी या मेंटल इन्वॉल्वमेंट है, साइकोलॉजी इन्वॉल्वमेंट है या मेंटल इन्वॉल्वमेंट है, इस वजह से इनको जो ये टेस्ट जो लग जाता है कि ये ज़्यादा खाते हैं, तो टेस्ट तो ये लोग लेते हैं, जायका तो ले लेते हैं, लिहाजा इसको कंट्रोल नहीं कर सकते।
Psychologically, they are unable to control it. A bulimic can consume as many as 3400 calories per hour or as many 20,000 calories in 8 hours. इतनी ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि बॉडी का हिस्सा बनने नहीं देते, या वोमिटिंग इंड्यूस करते हैं या पर्जिंग इंड्यूस करते हैं। मोर कॉमन देन एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये बीमारी उससे ज़्यादा कॉमन है। चूंकि अगर आप लोगों को याद होगा, गपशप में भी बताता था डाइजेशन के दौरान कि टीन एजेस में भूख बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये ग्रोइंग एज है बेटा। जब भूख अच्छी लगती है तो खाना खाना अच्छा लगता है। इस वजह से ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है, बिंज ईटिंग, ओवर ईटिंग। बिंज ईटिंग देन पर्ज, पहले खा लेते हैं फिर उसके बाद उसको ज़ाया करते हैं। सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग, या बेटा डायरिया के ज़रिए ज़ाया करते हैं या वोमिटिंग के ज़रिए ज़ाया करते हैं। बेटा जब इतनी ज़्यादा वोमिटिंग होती है या डायरिया होता है तो बॉडी साथ साथ डिहाइड्रेट हो जाती है, और डिहाइड्रेशन में ये मसला होता है कि उंगलियों के ये जो टिप्स हैं, ये बेटा डिहाइड्रेट हो जाते हैं और ये स्किन सख्त हो जाता है, इनको केलस कहते हैं। तो इनकी ये आदत भी होती है कि ये अक्सर इनको ऐसे रफ करते हैं इन केलस को, ये स्किन इनको अजीब लगता है। तो इन लोगों की ये निशानी भी होती है, महफिल में होते हैं, क्लास में होते हैं तो अक्सर फिंगर टिप्स को ऐसे रब करते हैं, और ये जो हार्ड स्किन होता है, डिहाइड्रेटेड स्किन होता है, केलस, इस स्किन को केलस कहते हैं मेडिकल में, तो ये चेक करते हैं। और मिस यूज़ ऑफ लेग्जेटिव्स भी करते हैं बेटा। लेग्जेटिव वो चीज़ें होती हैं जो एलिमेंट्री कनाल को या डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लीपरी बना दे, इनको लेग्जेटिव्स कहते हैं। जैसे बेटा हस्कफ अस्पगोल, सत्य अस्पगोल, या बेटा फाइबर्स, इनका मिस यूज़ करते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पर खुराक को डाइजेस्ट होने दे भी, अगर वोमिटिंग इंड्यूस ना कर ले, पर्जिंग ना कर ले, तो फिर लेग्जेटिव्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर लेग्जेटिव्स की वजह से जब डाइजेस्टिव कनाल स्लिपरी हो जाता है तो इसमें एब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है, लिहाजा इस तरीके से फिर वो खुराक को ज़ाया करते हैं। या बेटा बहुत ज़्यादा डायूरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो यूरिनेशन को बहुत यानी यूरिन के अमाउंट को ज़्यादा कर ले, यूरिन कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर ले, और या एनीमास करते हैं बेटा। वो दवाई जिसकी वजह से फिर जो डिफिकेशन है ये बहुत जल्दी जल्दी होती है, यानी फ्यू आवर्स में डिफिकेशन, फ्यू आवर्स के बाद डिफिकेशन, वो ड्रग्स एनीमास जो डिफिकेशन को फ्रीक्वेंट बना दें, जल्दी जल्दी होती हैं। और या फिर छीव करते हैं खुराक को और स्पिट करते हैं, फेंकते हैं। ये इनके ये आदात व अतवार होते हैं, साइन सिम्टम्स होते हैं बेटा। इस बीमारी की में भी लोगों ने देख लिया कि एक बॉडीली आदत है, और उस आदत में बेटा एक सोच की इन्वॉल्वमेंट है, एक सोच है उसमें कि खा तो लेते हैं लेकिन डाइजेस्ट होने नहीं देते। लिहाजा इन लोगों को भी नफ्सियाती बीमारी होती है, नर्वोसा नफ्सियाती बीमारी होती हैं, साइकोलॉजिकली डिजीज होते हैं। लिहाजा फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीट देम साइकोलॉजिकली देन बॉडीली। बेटा इसमें भी डॉक्टर्स अक्सर पहले मेडिटेशन या योगा या टाई की ये एक्सरसाइज बताते हैं, और ताकि ये अपनी बॉडी पे इतनी कंसंट्रेट कर ले कि इनको बॉडी की अहमियत का पता चल जाए। योगा या मेडिटेशन या टाई की साइकोलॉजी में उस प्रैक्टिस को कहते हैं जिसमें इंसान बॉडी और माइंड के दरमियान एसोसिएशन और कोऑर्डिनेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। तो बेटा अगर इन लोगों को एहसास हो जाए कि बॉडी मेरी बहुत अहम है और बॉडी की अहमियत है, तो फिर इसके बाद ये हेल्थ केयरिंग हो जाते हैं और अपनी सेहत के ख्याल करते हैं। और ये जो यानी मेल एडेप्टिव रिस्पॉन्स है या सेहत के उसूलों के ख़िलाफ़ काम है, इनको छोड़ देते हैं स्लोली ग्रेजुअली। और फिर उसके बाद बॉडी में जहाँ जहाँ डिजीज़ कंडीशन होता है, एनीमिया होता है, आयरन कमी हो या मिनरल्स कमी हो या सॉल्ट्स कमी हो या बेटा विटामिन्स कमी हो, तो फिर डॉक्टर्स ऐसे सप्लीमेंट्स और मल्टीविटामिन्स लिखवाते हैं कि वो पूरे हो जाते हैं। तो ये भी बेटा ट्रीटेबल है और काबिल इलाज बीमारी है। Binge eating disorder consume large amounts of calories
एंड डोंट अटेम्प्ट टू प्रिवेंट वेट गेन। मतलब बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, हेल्थ केयरिंग नहीं होती ये लोग, बस खाते हैं और बॉडी वेट गेन करते हैं। ये बेटा क्रॉनिक इन नेचर, ये कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है, कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, पुरानी हो जाती है बीमारी, तो उसको क्रॉनिक कहते हैं। 19 to 40% obese people who seek help with weight to control binge eat। 19 to 40% पीपल सोसाइटी में बिंज ईटर जो होते हैं बेटा, वो चूंकि ओबेस हो जाते हैं, इससे ओबेसिटी हो जाते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि वो इसको छोड़ दें, लेकिन चूंकि क्रॉनिक है तो इस वजह से बहुत स्लोली ग्रेजुअली ये ट्रीट होता है। असेस व्हाट इज मीन्ड बाय अ बिंज। बेटा बहुत ज़्यादा कैलोरीज लेना, इसको कहते हैं बिंज ईटिंग या ओवर ईटिंग या ओवर कंजम्पशन। असेसमेंट के लिए बेटा फुल बॉडी एग्जामिनेशन की ज़रूरत होती है, चूंकि मैंने बताया कि इसमें हर बॉडी पार्ट, हर सिस्टम डिजीज होता है, तो इस वजह से बेटा इसमें डेंटल एग्जामिनेशन की भी ज़रूरत होती है, साइकेट्रिक हिस्ट्री, इंसान की जो मेंटल हेल्थ है उसकी हिस्ट्री भी लेनी पड़ती है कि कब से ये मसाइल हैं, ताकि उसके एंजाइटी, वरीज, डिप्रेशन, होपलेसनेस इनका पता चल जाए कब से हैं, क्यों हैं। तो इस वजह से जब भी ये पेशेंट्स हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो फुल बॉडी एग्जामिनेशन करते हैं, डेंटल एग्जामिनेशन करते हैं, साइकेट्रिक हिस्ट्री लेते हैं, वेट हिस्ट्री लेते हैं, कब से है ये प्रॉब्लम। पैटर्न ऑफ मेंस्ट्रुएशन अगर फीमेल है तो उनसे ये पूछते हैं कि जी रेगुलरली ये हर महीने आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, या माहवारी होती है, या कब से बंद है, या कब इरेगुलर है, कब से रेगुलर है। कंपल्सरी एक्सरसाइज पैटर्न्स, ये जो जी कैसे एक्सरसाइज करते हैं। कुछ लोग बेटा इस तरह भी खुराक को ज़ाय करते हैं कि मिसाल के तौर पर 2000 कैलोरीज पर डे लेते हैं, लेकिन 4000 कैलोरीज की एक्सरसाइज करते हैं, तो इसका भी पूछते हैं डॉक्टर्स। यूज़ ऑफ लेग्जेटिव्स, डायरेटिक्स, डाइट पिल्स, जी के लेग्जेटिव्स कैसे, सलाद का कितना इस्तेमाल करते हैं, खुराक के साथ खाते हैं, बगैर खुराक के भी खाते हैं, सलाद भी बेटा लेग्जेटिव्स हैं। डायरेटिक्स का किस तरह इस्तेमाल करते हैं, डाइट पिल्स कैसे लेते हैं। Important assessment with eating disorders is patients' motivation to change their behavior। तो जिस तरह पहले मैंने बताया कि ये पहले इसको साइकोलॉजिकली ट्रीट करोगे फिर बॉडीली ट्रीट करोगे, तो ऐसा मोटिवेशन आप देंगे ताकि उनका बिहेवियर चेंज हो जाए। एनोरेक्सिया इज अबाउट कंट्रोलिंग लाइफ एंड फियर्स। तो जाहिर है बेटा जब फियर्स ख़त्म हो जाते हैं कि बॉडी वेट गेन, फियर्स ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर ये कंट्रोल हो सकता है। फॉर सम द ओनली कंट्रोल दे हैव इज़ देयर फूड। जाहिर है जब अच्छी खुराक लेना, नॉर्मल एडेप्टिव रिस्पांस शुरू करते हैं, एडेप्टिव रिस्पांस देते हैं खुराक को, तो फिर बेटा कंट्रोल हो जाता है, बॉडी वेट गेन करते हैं। एनोरेक्सिया में बताया था कि अंडर वेट होती है, ब्यूलीमा में भी अंडर वेट हो जाती है। तो बार बार बता रहा हूँ, ब्यूलीमिया एक्यूट केस है और इसकी क्रॉनिक केस एनोरेक्सिया है। जिस तरह आप लोगों को उस डायग्राम में पता चला कि एक बीमारी की वजह से दूसरी भी होती है, और कभी कभार दोनों बीमारियां भी बॉडी में होती है। यानी वो हालात होते हैं जब एक बीमारी एक स्टेज से दूसरे स्टेज में शिफ्ट होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में शिफ्ट होती है, तो ओवरलैप्ड हो जाती है बीमारियां ओवरलैप्ड हो जाती है। ब्यूलीमिया पेशेंट्स हैव प्रॉब्लम्स विद देयर वेट एंड रिजॉर्ट टू पर्जिंग, लेग्जेटिव एक्सेट्रा। बेटा बताया कि चूंकि ये इस डर की वजह से इंड्यूस करते हैं वोमिटिंग या डायरिया कि हम बॉडी वेट में इजाफा ना हो जाए, तो इसकी वजह से फिर बेटा ये मसाइल बन जाते हैं। मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस में बेटा एनोरेक्सिया, मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज रिजल्ट फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन। जिस तरह स्टार्ट में आप लोगों को बताया कि जाहिर है जब एनर्जी प्रॉपर नहीं है तो ग्रोथ भी नहीं होती, तो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम भी होते हैं, और फिर जाहिर है एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज, हार्मोनल प्रॉब्लम्स। तो बेटा एंडोक्राइन भी एक सिस्टम है, बॉडी का हिस्सा है, तो अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है तो हार्मोन्स कैसे बनेंगे, तो जाहिर है उसमें भी कमी आएगी। और इस वजह से बेटा मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स भी होते हैं, एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स भी होते हैं। ब्यूलीमिया, पोटाशियम डिप्लीशन एंड हाइपोकेलीमिया।
कैलियम बेटा पोटाशियम को कहते हैं। तो हाइपोकेलीमिया इनको हो जाता है। जाहिर है जब ये बेटा वो बार बार वोमिटिंग करते हैं और बार बार डायरिया काज करते हैं, इंड्यूस करते हैं, तो बॉडी में तो इन चीज़ों की कमी आएगी क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो जब एब्जॉर्प्शन नहीं होती तो फिर कमी आती है। एक्सेस वेट, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड, अगर कोई वेट गेन कर भी ले बिंज ईटिंग की वजह से, तो फिर या ओबेस हो जाए तो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी होता है, कार्डियक प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम्स भी होते हैं। स्लीप एपनिया, अक्सर बेटा इनके जब सो जाते हैं तो फिर इनको एपनिया, सांस की बंदिश होती है। मोबिलिटी में प्रॉब्लम होते हैं क्योंकि बेटा आप लोग इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, ओबेसिटी की वजह से जोड़ों की बीमारी होती है और जोड़ों की बीमारी की वजह से फिर मोबिलिटी में प्रॉब्लम हो जाती है, बंदा सही चल फिर नहीं सकता। इसके साथ साथ ओबेसिटी की वजह से शुगर डायबिटीज़ या शुगर बीमारी भी हो जाती है। तो इनोरेक्सिया में बेटा मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स होते हैं। ब्यूलीमिया में मिनरल्स और सॉल्ट्स और विटामिन्स की कमी हो जाती है। और अगर किसी की बॉडी वेट बिंज ईटिंग की वजह से बढ़ जाए तो उनको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स और स्केलेटल प्रॉब्लम्स और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, शुगर, डायबिटीज़, ये मसाइल हो जाते हैं। बेटा इंटरवेंशन हम इस तरह कर सकते हैं इन बीमारियों में कि हम न्यूट्रिशन स्टेबलाइजेशन लाएं। यानी अगर हम न्यूट्रिएंट्स को एडेप्टिव रिस्पांस के मुताबिक लेते हैं, उसूलों हेल्थ सेहत के उसूलों के मुताबिक लेते हैं, तो न्यूट्रिटिवली हम स्टेबलाइज होते हैं, लिहाजा ये मसाइल और ये प्रॉब्लम्स नहीं होते। प्रॉपर एक्सरसाइज को हम बेटा इंश्योर कर लें, प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं और बॉडी फिटनेस की केयर करते हैं। कोग्निटिव बिहेवियरल इंटरवेंशंस, अगर बेटा हम अपनी बॉडी में साइकोलॉजिकली भी इंटरवेन कर लें, अपने बिहेवियर को नॉर्मल बनाने की कोशिश कर लें, खुराक का बिहेवियर नॉर्मल हो और नींद नॉर्मल हो, इसके साथ साथ बेटा लेन देन, बॉडीली एक्टिविटीज़, सोसाइटी में हमारा भी जो इंटेलिजेंस है, या बेटा जिसे हम कहते हैं सोसाइटी के साथ घुल मिल जाना, इंटेलिजेंस, ये हो, तो फिर हम प्रॉपर टाइम देंगे अपने फ्रेंड्स को या सोसाइटी को या फैमिली को, लिहाजा ये बेटा बिहेवियर्स हमारे नॉर्मल हो जाएंगे। बॉडी इमेज इंटरवेंशंस, हम बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक बॉडी रखने की कोशिश करें, बॉडी डिस्टर्शन से खुद को बचाएं और डॉक्टर्स को चाहिए कि वो पेशेंट को रियलाइज़ करे कि ये बॉडी आपकी ज़रूरत ये है और आपकी बॉडी या बिलो नॉर्मल है या अबव नॉर्मल है। और साथ साथ ये जो बॉडी डिससेटिस्फेक्शन डिग्री ऑफ अनहैप्पीनेस दैट पर्सन फील्स अबाउट बॉडी साइज, यानी अबव नॉर्मल हो या बिलो नॉर्मल हो या ओवरवेट हो, तो उसको ये डिससेटिस्फेक्शन के बारे में बता दें कि ये तब तक होगी जब तक आप बॉडी नॉर्मल बॉडी वेट, बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक बॉडी नहीं रखते। इसके साथ साथ फैमिली इन्वॉल्वमेंट, बेटा ये जाहिर है कभी कभार हमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये इस वजह से भी हो जाते हैं कि इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, हम लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं। तो फैमिलीज़ को चाहिए कि वो बच्चों को बाकायदा इंगेजमेंट दें, यानी इन्वॉल्व रखें एक्टिविटीज़ में, अपने साथ एक्टिविटीज़ में। तो इस वजह से अक्सर मैं बेटा आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ और मीडिया के बारे में बताता हूँ कि इसने फैमिलीज डिसएसोसिएशन और डिसइन्वॉल्वमेंट लाई। हम एक कमरे में होते हैं लेकिन हम एक बहन भाई एक दूसरे से या फ्रेंड्स एक दूसरे से बेखबर होते हैं, और इसका बेटा बहुत ज़्यादा बुरा असर है बॉडी के ऊपर। इस वजह से ये जो इन्वॉल्वमेंट है ये इंतहाई ज़रूरी है, साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए भी, बॉडीली हेल्थ के लिए भी। इसके साथ साथ ग्रुप थेरेपी इनकरेज पेशेंट्स टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, क्योंकि अक्सर ये लोग इन बीमारियों को छुपाते हैं। या हम, आप लोगों ने नोट किया होगा ज़िंदगी में भी, अगर हमें ज़ुकाम हो जाए बेटा तो हम बहुत जल्दी डॉक्टर के पास जाते हैं, या गॉड फॉरबिड कोई और बीमारी हो जाए तो वो जल्दी डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन अगर हमें कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाए
हम उसको छुपाने की कोशिश करते हैं और हम इस बात से डरते हैं कि लोग कहें कि जी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, तो हम बड़े झट से और झक मारते हैं और वो जल्दी बताते हैं क्या मैं पागल हूँ। तो ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ पागल बीमार होते हैं। नहीं, हमें जिस तरह बॉडीली डिजीज़ेज़ हो सकती है, इस तरह हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो इस वजह से ग्रुप थेरेपी का ये मतलब है कि हम बच्चों को या लोगों को अवेयरनेस दें। टीचर्स को भी चाहिए कि वो ये अवेयरनेस क्लासेस में बच्चों को अवेयर करे और इस अवेयरनेस को आम कर ले, प्रिवेल कर ले कि नहीं, फीलिंग्स बताया करे, यानी जो भी प्रॉब्लम हो उसको एक्सप्रेस किया करें। और साथ साथ बेटा मेडिकेशंस ये हैं कि एसएसआरआईज फिर अक्सर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स को एसएसआरआईज कहते हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो जब इंशाल्लाह इस लेवल तक आप लोग पहुंच गए तो फिर ये चीज़ें भी आप लोग समझ लेंगे। लेकिन इंफॉर्मेशंस के लिए लिख पाया, इन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के लिए मेडिकल टर्म है एसएसआरआई, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो जिनको एंग्जाइटी या डिप्रेशन हो तो पहले डॉक्टर्स उनको ये दवाएं देते हैं। जब वो ठीक हो जाते हैं तो फिर बेटा उनके जो ईटिंग रिस्पॉन्सेज हैं वो भी एडेप्टिव हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं और इस तरह उनकी रेगुलेशन होती है, स्टैंडर्ड हो जाती है। ये था बेटा ईटिंग डिसऑर्डर्स, बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बिंज ईटिंग के बारे में। इसको पढ़ लें, सुन लें और किताब के साथ पढ़ लें, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। अल्लाह हाफिज़।